अपलोड हो गया है तो करप्ट नहीं हो रहा है इस बार, तो अच्छा इशू है, तो इसीलिए पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं। देन जीएस पेपर 3 का है नेक्स्ट आर्टिकल, हरियाणा टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट जॉब्स। ध्यान देना, प्राइवेट जॉब्स रिजर्व करने की बात बोली है, ना कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल पास कर दिया गया है, ठीक है, कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में खोल दी जाएगी। सेक्टर्स टू बी कवर्ड ऑल कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? एक पार्टनरशिप होता है ना, कि मान लो कि इस कंपनी में दो पार्टनर्स हैं, 50-50 का शेयर है हमारा, अगर कोई नुकसान भरपाई होगी तो एक पार्टनर ने अगर पैसा लेके भाग गया तो दूसरे को करनी पड़ती है, तो ये इस तरीके की चीजें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होती है, ठीक है। एंड कोई भी फर्म जो 10 या उससे ज्यादा बंदों को एम्प्लॉय कर रही है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है। एक्सक्लूजन, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पोस्ट होगी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर या स्टेट ओन कर रहा है। एंड पोस्ट वेयर ग्रोस मंथली सैलरी आर नॉट मोर देन 50,000, तो 50,000 तक की सैलरी वाली ही पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है, उससे ज्यादा की नहीं। एग्जेम्पशन क्या होगा? एम्प्लॉयर एग्जेम्पशन ले सकता है अगर वो बोले कि मेरी जो भाई मुझे डिजायर्ड स्किल चाहिए वो आपके यहाँ स्टेट में अवेलेबल नहीं है। देन एम्प्लॉयर में बी पेनलाइज विद फाइन अप टू 5 lakhs, ठीक है। अगर नहीं मानता है तो एम्प्लॉयर को 5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। और कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड क्या बोला गया है कि आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। पर हरियाणा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि भाई आर्टिकल 16 तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और हम तो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। एंड दूसरा क्या कंसर्न है कि भाई इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में नहीं होगा, और कोई चीज इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में नहीं होती तो इंडस्ट्री वहां से भाग जाती है, ठीक है। एंड ये भी बोल रखा है कि कंप्लीट क्योस हो जाएगा इस तरीके की रिजर्वेशन से। एंड सेम चीज आंध्र प्रदेश ने भी करी थी, एंड जबकि वहां के हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो देखो अब इसको कैसे रिव्यू किया जाएगा। दैट इज अबाउट न्यू यूएन अलायंस टू स्टेव ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक फूड क्राइसिस, ठीक है। तो कोविड-19 के टाइम पे जो फूड क्राइसिस उभर के आया है उसके लिए एफएओ ने जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक फूड कोलेक्शन लॉन्च किया है। ये प्रपोज किया है इटली ने, लेड बाय एफएओ। द अलायंस एम्स टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर फूड सिस्टम एंड इंश्योर ग्लोबल फूड एक्सेस, ताकि सबको एक्सेस हो फूड का। इटली एंड नेदरलैंड हैव ऑलरेडी प्लेज्ड एंड डिलीवर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द कोलिशन। उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट बोला कि हम प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड अ मल्टी स्टेक होल्डर कोलेशन, ठीक है। काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो बेसिकली इसमें अपना अपना इनपुट्स देंगे, ठीक है। एक फ्रंट फंड भी होगा, ठीक है। वेब बेस्ड हब होगा जिसमें पार्टिसिपेंट्स अलाउड होंगे, एंड प्रोजेक्ट फोकस्ड इंफॉर्मेशन एंड डाटा इसमें बेसिकली डालेंगे। एंड फंडिंग का भी प्रोविजन होगा, एंड जिस भी तरीके के असिस्टेंट चाहिए जो भी कंट्री प्रोवाइड कर सकता है वो इसमें कर सकता है। की ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस अलायंस का? पहले तो भाई रिसोर्सेज को ढूंढो, फिर उनको मोबिलाइज कराओ, एक्सपर्टाइज को लेकर आओ, इनोवेशन को लेकर आओ, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर जॉइंट एंड कोऑर्डिनेटेड कोविड-19 रिस्पॉन्स, ऐसे नहीं मैं नॉर्थ जाऊंगा और साउथ जाऊंगा, ठीक है, मैं मतलब अलग जाऊंगा और तुम अलग अप्रोच करो। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है। डायलॉग को प्रमोट करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब डायलॉग ना हो इस तरीके की चीज में। वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्लान्स, एक्सपेंडेड इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब ऐसे यूनाइटेड एफर्ट्स की क्यों जरूरत है भाई? एसडीजी गोल्स बकायदा हमने बोल रखा है, जीरो हंगर बोलते रहते हैं, तो वो नहीं अचीव होगा 2030 तक भी अगर हम इस तरीके का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड-19 ने ऑलरेडी 132 मिलियन मोर लोगों को अंडर नरिश्ड वाली कैटेगरी में स्लिप कर दिया है। एंड ग्लोबल फूड प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, हमारी थालीनॉमिक्स तो कह रहे थाली सस्ती हो रही है, पर ऐसा नहीं है। ग्लोबल फूड प्राइसेस आर ऑन अ हाई, एंड देखते हैं कि कैसा रहेगा। एंड एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स है, उसने भी ये बोला गया है सीरियल प्रोडक्शन काफी लो थी, ठीक है। तो इस वजह से फूड क्राइसिस हमारा एक्सैसरबेट हो सकता है, ठीक है। देन इज अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2% साइंटिस्ट की लिस्ट लेकर आए हैं, ठीक है। तो टॉप 2% साइंटिस्ट इन द मोस्ट साइटेड इन द वेरियस डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये करीबन 1.5 लाख लोगों की है, इसमें पर्सन थे जिनको रैंक किया गया है, जिसमें से 1500 तो इंडियंस थे, तो ये बहुत अच्छी खबर है। एंड मेजोरिटी आईआईटी एंड आईआईएससी से है, ठीक है। तो इसीलिए यू नो व्हाई दे आर द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द newbies to go there। and other top institute से भी है, representing field like physics, material science, chemical science, and
प्लांट बायोलॉजी एंड एनर्जी एंड अदर थिंग्स। तो 2 इंडियन साइंटिस्ट जो इनऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इन्होंने बता रखे, प्रोफेसर गौतम देसी राजू एंड CN राव आर क्लोज टू द टॉप, मतलब बेसिकली रैंक 2 एंड रैंक 3 में है। सो दिस वाज नॉट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बस थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें। देन इज अबाउट अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, बीमित का क्या मतलब होता है भाई, जिसने बीमा करा रखा है, मोटी मोटी बात ये है। लॉन्च्ड बाय ESI इन 2018। इट एम्स टू फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है या फिर जॉबलेस हो गए हैं, वट एवर फॉर द रीजन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स काफी चेंज हुए थे 2018 में। ठीक है, पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना भी पड़ा था उस टाइम पे, एंड क्योंकि पेमेंट नहीं टाइम से मिल रही थी। ठीक है, तो काफी सारी फर्म्स ने निकाल दिए थे, फिर GST वगैरह की इन तरीके की चीजों में काफी सारे लोग जॉबलेस हो गए थे। पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज बीन, तो इसमें क्या हुआ भाई, क्या है, मान लो 50,000 की किसी की जॉब थी पहले की। ठीक है, तो 50,000 की जॉब थी, तो पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज बीन एनहांस्ड टू 50% ऑफ द एवरेज ऑफ वेजेस फ्रॉम अर्लियर 25% ऑफ द एवरेज ऑफ वेजेस पेबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोलते थे कि भाई हम आपकी जो वेजेस का एवरेज है ना, ठीक है, मान लो अगर वो 50,000 निकला, ठीक है, पूरे साल की उसका, तो हम आपको, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए मतलब आज की तारीख में, तो हम अगले 3 महीने में आपको उसका पेमेंट ऑफ रिलीफ दे देंगे। ठीक है, पेमेंट दे देंगे आपको एवरेज 50, बेसिकली अगर 50,000 निकली ना, तो इसका 25% आपको अगले 3 महीने में मिल जाएगा। ठीक है, एक साल की पूरी जो एवरेज होगी ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका 25%, उसका भी 25% आपको दे दिया जाएगा। तो अब ये जो रिलीफ का फंडा है, इसको 25% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। एंड ये भी बोला गया कि पहले 90 दिन का टाइम लगता था, तो कोई बात नहीं, अब हम आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इंश्योर्ड पर मेन दिक्कत क्या है, इंश्योर्ड पर्सन को अपना वही जो प्रीमियम, ऑब्वियसली उसको इंश्योरेंस का पार्ट होना पड़ेगा, एंड अपने आप को इंश्योरेंस बेसिकली प्रीमियम भरता हो समय से। ठीक है, एंड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years उसने काम किया हो। ठीक है, बिफोर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड शुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस देन 78 डेज इन द कंट्रीब्यूशन पीरियड। ठीक है, 78 डेज का बेसिकली उसने वो पैसे भरे हो, इंश्योरेंस अमाउंट उसने भरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आर्टिकल में आंसर राइटिंग में लिखोगे तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि बेसिकली कुछ ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये इस स्कीम में बोला गया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट, एंड सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट डिले, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं था, एक्चुअली फाइल करप्ट हो गई तो मैं नहीं कुछ कर सकती ना उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।